अयोध्या की राजकुमारी की ये कहानी जितनी अद्भुत है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। इतिहासकारों और विद्वानों ने समय समय पर इस कथा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। कुछ इसे ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं, तो कुछ इसे लोक कथा या पौराणिक परंपरा का हिस्सा बताते हैं। लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं कि इस कथा ने भारत और कोरिया के बीच एक गहरा सांस्कृतिक संबंध स्थापित किया है। कोरिया के प्राचीन ग्रंथ समगुक युसा में भी इस कहानी का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि एक विदेशी राजकुमारी समुद्र पार करके आई थी और उसने राजा किम सूरो से विवाह किया था। इस ग्रंथ में यह भी वर्णन मिलता है कि राजकुमारी अपने साथ कई सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक लेकर आई थीं, जो उस समय के भारतीय समाज की झलक दिखाते हैं। राजकुमारी सूरीरत्ना का ये निर्णय केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं था, बल्कि ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों को भी दर्शाता है। उस युग में स्वप्नों और दैवीय संकेतों को अत्यंत महत्व दिया जाता था। राजघरानों में ऐसे संकेतों को ईश्वर की इच्छा माना जाता था और उनका पालन करना धर्म का हिस्सा समझा जाता था। यही कारण था कि राजकुमारी के माता-पिता ने बिना किसी संदेह के इस संदेश को स्वीकार किया और अपनी पुत्री को इस यात्रा के लिए तैयार किया। ये भी कहा जाता है कि यात्रा पर निकलने से पहले विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए थे, ताकि यात्रा सुरक्षित और सफल हो सके। समुद्री यात्रा के दौरान राजकुमारी और उनके साथियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उस समय समुद्र में दिशा निर्धारित करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं थे। नाविक सितारों, हवाओं और समुद्री धाराओं के आधार पर अपनी दिशा तय करते थे। कई बार तूफान आ जाते थे, जिससे जहाज़ों को भारी नुकसान हो सकता था। भोजन और पानी की भी सीमित व्यवस्था होती थी, जिससे लंबे समय तक यात्रा करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता था। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद राजकुमारी का अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास अडिग रहा। ये विश्वास ही था जिसने उन्हें इस लंबी और जोखिम भरी यात्रा को पूरा करने की शक्ति दी। कोरिया पहुंचने के बाद राजकुमारी ने वहां के समाज को समझने और उसमें खुद को ढालने का प्रयास किया। भाषा, संस्कृति और परंपराएं पूरी तरह अलग थीं, लेकिन उन्होंने इन सभी को अपनाने में अद्भुत क्षमता दिखाई। यही कारण है कि वे जल्दी ही वहां के लोगों के बीच प्रिय हो गईं। राजा किम सूरो के साथ उनका संबंध भी केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि उसमें आपसी सम्मान और समझ का गहरा भाव था। दोनों ने मिलकर अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य किया। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि राजकुमारी ने कोरिया में कई नई परंपराओं और तकनीकों का परिचय कराया। कुछ विद्वान मानते हैं कि उन्होंने कृषि, वस्त्र निर्माण और धार्मिक रीति रिवाजों में भी योगदान दिया। हालांकि इन दावों के ठोस प्रमाण सीमित हैं, लेकिन ये निश्चित है कि उनके आगमन ने कोरिया के सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव डाला। समय के साथ राजकुमारी और राजा के वंशजों ने पूरे कोरिया में अपनी पहचान बनाई। विशेष रूप से किम और ह्यो उपनाम वाले कई लोग अपने वंश को इसी राजकुमारी से जोड़ते हैं। ये संबंध आज भी उनके लिए गर्व का विषय है। वे इस कहानी को केवल इतिहास नहीं, बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। आधुनिक युग में जब दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है, ये कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि वैश्वीकरण कोई नई अवधारणा नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग दूर दूर तक यात्रा करते थे और नए संबंध स्थापित करते थे। अयोध्या की राजकुमारी की ये यात्रा इसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत और दक्षिण कोरिया की सरकारों ने भी इस ऐतिहासिक संबंध को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्मारकों और आदान प्रदान योजनाओं के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। अयोध्या में बनाया गया स्मारक इस बात का जीवंत प्रमाण है कि ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में उतनी ही गहराई से बसी हुई है जितनी सदियों पहले थी। समय समय पर दक्षिण कोरिया से प्रतिनिधि मंडल, पर्यटक और यहाँ तक कि उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी भी अयोध्या आते हैं, जहाँ वे इस ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। ये केवल औपचारिक यात्राएं नहीं होती, बल्कि इन यात्राओं में एक भावनात्मक जुड़ाव साफ दिखाई देता है, जो दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। इस कहानी का एक गहरा भावनात्मक पहलू भी है, जो इसे और अधिक खास बनाता है।
जब कोरिया के लोग अयोध्या आते हैं और उस पवित्र भूमि को देखते हैं जहां उनके पूर्वज माने जाने वाली रानी का जन्म हुआ था, तो उनके मन में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा, गर्व और अपनापन उत्पन्न होता है। कई लोग उस स्थान को देखकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि उनके परिवार और पहचान का हिस्सा है। वे इस भूमि को अपने अतीत से जुड़ने का माध्यम मानते हैं और यही कारण है कि अयोध्या को वे अक्सर नानी का घर कहकर संबोधित करते हैं। ये संबंध केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवित परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आ रही है। इसके अलावा ये कहानी आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब दुनिया के कई हिस्सों में सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण दूरियां बढ़ती नजर आती हैं, तब अयोध्या की इस राजकुमारी की कहानी हमें एक अलग ही संदेश देती है। ये हमें बताती है कि अलग अलग भाषाएं, परंपराएं और भौगोलिक सीमाएं होने के बावजूद भी इंसान एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि संवाद, सम्मान और समझदारी के माध्यम से किसी भी दूरी को कम किया जा सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि अयोध्या की राजकुमारी की ये कहानी केवल अतीत की एक घटना नहीं है, बल्कि ये वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें साहस, विश्वास और नियति पर भरोसा करना सिखाती है। ये दर्शाती है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हों तो हम किसी भी अनजानी राह पर चलने का साहस कर सकते हैं और नई संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। ये कहानी ये भी याद दिलाती है कि इतिहास केवल युद्धों और विजयों का नहीं होता, बल्कि वो उन मानवीय रिश्तों और भावनाओं का भी होता है जो समय और दूरी की सीमाओं को पार कर जाते हैं। आज जब हम इस कथा को देखते और समझते हैं, तो ये हमें एक गहरा संदेश देती है कि हमारी दुनिया भले ही अलग अलग देशों और संस्कृतियों में विभाजित हो, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारी जड़ें और हमारी मानवीय संवेदनाएं हमें एक साथ जोड़ती हैं। अयोध्या से कोरिया तक की ये कहानी इसी एकता, विश्वास और सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी और ये याद दिलाती रहेगी कि सच्चे संबंध कभी समय के साथ समाप्त नहीं होते, बल्कि वे और भी अधिक मजबूत होते जाते हैं।